मेरा नाम है मानसी दास। और मैं हूँ सुमिरन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, जंग खत्म करने की जल्दी नहीं, अच्छी डील का है इंतजार। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा, ईरानी नेतृत्व में आंतरिक विभाजन, राष्ट्रपति एकजुट प्रतिक्रिया के इंतजार में। There's obviously a lot of internal division. This is a battle between the pragmatists and the hardliners in Iran right now, and the president wants a unified response. जानेंगे ईरान के भीतर आम लोगों की क्या है परेशानियां, क्या है उनकी उम्मीदें। I would say stop it. That's enough. Just stop it. Stop negotiating as well because I don't. ईरान से मिल रहे संकेत वहां की लीडरशिप के बारे में क्या बताते हैं? कौन ले रहा फैसला और किसका क्या है रुख, विशेषज्ञ से समझेंगे। ईरान के अंदर भी बहुत डीप डिविजन्स अभी सामने में आ रहे हैं, एक पावर स्ट्रगल जैसा सामने आ रहा है, काफी सारा डिवीजन जो है वो उभर के सामने आ रहा है। तो ये सीज फायर जितना एक्सटेंड होता रहेगा, मुझे लगता है कि ये डिविजन्स उतने ज्यादा और फैल के सामने आएंगे। पॉडकास्ट में इन विषयों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। स्वागत है आपका बीबीसी दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में। और आज एक बार फिर पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं ईरान अमेरिका जंग की खबर से। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम को अमेरिका ने अनिश्चित वक्त के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन कब तक के लिए युद्ध विराम बढ़ाया गया है, इसे लेकर अमेरिका की तरफ से कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है। अब से कुछ वक्त पहले फॉक्स न्यूज ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उनकी संवाददाता मार्था मैकुलम से कहा कि ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के मामले में वक्त का कोई दबाव नहीं है। मैकुलम के अनुसार ट्रंप का ये कहना है कि उन्हें जंग खत्म करने की कोई जल्दी नहीं है और वो ईरान से एक अच्छी डील चाहते हैं। बिल्कुल, व्हाइट हाउस की तरफ से ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने को लेकर जो प्रतिक्रिया आई है उसमें कहा गया है कि अमेरिका ईरान की तरफ से प्रस्ताव का इंतजार कर रहा है। व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध विराम से संतुष्ट हैं। President Trump announced an extension of the ceasefire. He's maintaining. राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध विराम बढ़ाने की घोषणा की है। वो उनके शासन को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के कारण वो पहले ही कमजोर और बदनाम हो चुके हैं। साफ तौर पर वहाँ काफी आंतरिक विभाजन है। वहाँ प्रैग्मैटिस्ट और सख्त रुख वाले हार्डलाइनर्स के बीच संघर्ष है। राष्ट्रपति उनकी तरफ से एक एकजुट प्रतिक्रिया चाहते हैं। हम इंतजार कर रहे हैं और तब तक सैन्य हमलों पर युद्ध विराम लागू है, लेकिन ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी जारी है। As well, of ships and vessels that are moving to and from Iranian ports. ईरान के बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों पर नाकेबंदी जारी रहेगी। राष्ट्रपति मौजूदा स्थिति से संतुष्ट हैं। वो ईरान के प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है। आखिर में फैसला राष्ट्रपति और कमांडर इन चीफ को ही लेना है। तो सुमिरन, स्टेलमेट जारी है, यानी बात आगे नहीं बढ़ रही है। और अगर हम कैरोलिन लेविट और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की बातें जो हमने अभी सुनी, तो कैरोलिन ने ईरान में आंतरिक मतभेद होने की बात की, नेतृत्व में मतभेद की बात की, और ट्रंप की बात से भी इशारा यही मिलता है कि वो अधिक वक्त देने को तैयार हैं, क्योंकि शायद उन्हें ये लग रहा है कि ईरान में नेतृत्व के भीतर जो है वो मतभेद हैं। लेकिन यहाँ पर मानसी ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर में ईरान के अंदर चल क्या रहा है। खासकर यहाँ की लीडरशिप की बात करें तो क्या वाकई मतभेद हैं, किसका क्या रुख है और क्या इस कारण वो बातचीत में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस पर हम विशेषज्ञ से बात करेंगे। लेकिन ईरान की बात करें तो कल ईरान ने अमेरिका के युद्ध विराम बढ़ाने के फैसले को बेमतलब कहा था, जिसके बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरान बातचीत का स्वागत करता है और आगे भी करता रहेगा, लेकिन अमेरिका की इसमें धमकियां वो रुकावट बन रही हैं। लेकिन सुमिरन, अगर आप इसको एक व्यापक तौर पे ये देखें तो अगर बातचीत आगे नहीं बढ़ती है तो ये जोखिम पैदा हो जाता है कि जंग और लंबी खिंच सकती है, और अगर जंग लंबी खिंचती है तो ये किसी के हित में नहीं होगा। बिल्कुल। और ईरान के भीतर आखिर लोग क्या कह रहे हैं, वो इस जंग और युद्ध विराम को कैसे देख रहे हैं। तो तेहरान में मौजूद बीबीसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की संवाददाता लीज डुसेट ने ईरान में कुछ लोगों से बात की। लीज इस शर्त पर तेहरान से रिपोर्टिंग कर रही हैं कि उनका कंटेंट बीबीसी फारसी सेवा पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ईरान में काम कर रहे सभी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों पर ये प्रतिबंध लागू है।
The economic situation is worsening every day and इकोनॉमिक सिचुएशन हर दिन बिगड़ती जा रही है और हम इससे थक चुके हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अगर युद्ध होता है तो उसके बाद हालात बदल सकते हैं बेहतरी के लिए। change for the better. I would say stop it. That's enough. मैं तो कहूंगी कि इसे रोक दो, बहुत हो गया, नेगोशिएशन बंद कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे हमारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। Well, I'm trying to be hopeful. मैं उम्मीद बनाए रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हम इस दौर से निकलकर बस एक आम जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन ऐसा सोचना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, हम सभी को उम्मीद है। Imagine that. But yeah, we're all hopeful. तो ये कुछ ईरान के आम लोगों की आवाज़ें हैं और देखा जाए तो जंग की सूरत में आम लोगों के पास विकल्प बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं लगता। और जैसा पॉडकास्ट की शुरुआत में हम बात कर रहे थे सुमिरन, हॉर्मोन्स का चोखोल्ड अगर ख़त्म नहीं हुआ तो मुश्किलें बढ़ेंगी, दुनिया के देशों पर दबाव बढ़ेगा और असर सीधा जो है वो आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। जी बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अब से थोड़ी देर पहले कहा कि मिडिल ईस्ट में अगर युद्ध नहीं होता तो इस साल के लिए वैश्विक विकास दर अपने अनुमान को वो बढ़ा सकते थे और यही सभी के लिए अब चिंता की बात बन रही है। और एक खबर अभी अब से कुछ देर पहले आई है, ट्रंप ने ये कहा है कि उन्होंने अमेरिकी नौसेना को ये आदेश दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाने वाले सभी जहाज़ों को वो निशाना बनाए। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने उस पोस्ट में लिखा कि मैंने अमेरिकी नौसेना को यह आदेश दिया है कि किसी भी जहाज जो हॉर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें बिछा रहा हो, देखते ही उन पर हमला करो, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल तो यही है कि जो ताज़ा स्थिति है यानी स्टेलमेट बना हुआ है उसमें फ़ायदा आखिर हो किसे रहा है, नुकसान किसे हो रहा है और पाकिस्तान को जो इसमें किस तरह मध्यस्थ से के रूप में जो है। मध्यस्थ की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है। तो बीबीसी संवाददाता विदित मेहरा ने पूछा मध्य पूर्व मामलों की जानकार मंजरी सिंह से। देखा जाए तो बहुत हद तक इजराइल और यूएस को ही फायदा हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखें कि ये जो पूरा ब्लॉकेड है और ये पूरा जो मुद्दा है सीज फायर को लेके, इसमें दो पक्ष सामने आ रहे हैं। ईरान के अंदर एक डिवीजन है, लेबनान के अंदर जो पार्टीज हैं उनके बीच में एक डिवीजन फॉर्म हुआ है कि हिजबुल्लाह एक तरफ है और लेबनान की जो सरकार है वो एक तरफ है। उसी तरह से मैं ये कहना चाहूंगी कि ईरान के अंदर भी बहुत डीप डिविजन्स अभी सामने में आ रहे हैं। एक पावर स्ट्रगल जैसा सामने आ रहा है कि आईआरजीसी जो है उसने अपना मिलिट्री काउंसिल फॉर्म किया हुआ है, जो डेली अपडेट्स दे रहे हैं वो उन्होंने टेक ओवर कर लिया एक तरह से। और जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है ईरान के अंदर, उनकी बात कुछ और हो रही है, उनको एक्सेस नहीं है जो अभी मौजूदा जो आयतुल्ला है उनके पास में। तो इस तरह से आप देखें तो काफी सारा डिवीजन जो है वो उभर के सामने आ रहा है। सिर्फ अंदर ही अंदर ये बातचीत नहीं हो रही है, ये बाहर भी आ रहा है। उनकी जो उनकी आईआरजीसी की अगर आप देखें जो उनकी मीडिया है तस्नीम, वो किस तरह से बात कर रही है कि आईआरजीसी का टेक ओवर हो रहा है। और जो भी बातें फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनके वो कह रहे हैं ट्विटर पे, जैसे उन्होंने कहा था कि जो ब्लॉकेड है उसको खत्म कर दिया गया है, हॉर्मुज जो है वो अभी ओपन है एक्सेस के लिए सीज फायर के दौरान, क्योंकि यही बात हुई थी कि हॉर्मुज को ओपन रखेंगे। तो वो सारा अगर आप देखें तो एक तरह से जो डिविजन्स हैं, डीप डाउन डिविजन्स जो हैं ईरान के अंदर, वो काफी उभर के आ रहे हैं। तो ये सीज फायर जितना एक्सटेंड होता रहेगा, मुझे लगता है कि ये डिविजन्स उतने ज्यादा और फैल के सामने आएंगे। और मंजरी, एक और बड़ी एक इम्पोर्टेंट नेशन है जिसके बारे में बात करनी जरूरी है, वो है पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से कूटनीति भी दिखाई और सुलह करवाई, और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से जो कराची पोर्ट है पाकिस्तान का, वो सालाना जहां पे 9,000 कार्गो शिप्स आती थी, जब से युद्ध शुरू हुआ है मार्च के पहले कुछ 24 दिन में ये आंकड़ा है, वहां से 8800 कंटेनर्स गुजरे हैं। तो पाकिस्तान को तो इससे बहुत ज्यादा फायदा पहुंच रहा है। पाकिस्तान को जो फायदा हो रहा है वो सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, पॉलिटिकल भी है। क्योंकि अगर आप देखें तो उनका एक जब ये एस्केलेशन हो रहा था इस वॉर का इन द मिडल ईस्ट, उसी टाइम पे अफगानिस्तान के साथ भी उनका वॉर चल रहा था। तो ये भी बात हो रही थी कि उनको कुछ कंसेशन मिलेगा उनका अफगानिस्तान के ऊपर जो अटैक था उसमें। तो अगर आप देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे एक तरह से, और जिस तरह से ट्रम्प साझेदारी दिखा रहे हैं पाकिस्तान के साथ में, और जिस तरह से पाकिस्तान को प्रेज किया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया में, तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान इज ऑल्सो अनदर विक्टर विच इज नॉट पार्टी टू दिस
वॉर, तो इस वॉर में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मॉडरेटर का काम कर रहे हैं, बट स्टिल उनको फायदा तो हो ही रहा है, क्योंकि नेगोशिएशंस में भी अगर आप देखें तो वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि उनका जो वॉशिंगटन में जो उनकी एम्बेसी है वो टेक केयर करती है ईरान के जो अफेयर्स हैं, उनका एक सेक्शन जो है वो पाकिस्तान एम्बेसी के थ्रू ही एक्सेस होता है वॉशिंगटन में। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, वो काफी इम्पोर्टेंट है ये जानने के लिए कि एक नेशन जो कि इस वॉर में कहीं से भी उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी, उसको पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, उसको इकोनॉमिक, जैसा आप कह रहे थे कि उनके बंदरगाह जो है कराची को काफी परसेंटेज ऑफ फ्रेट ट्रांसपोर्ट जो है वो बढ़ के आया है। तो इस तरह के फायदे कराची में हो रहे हैं, पाकिस्तान को हो रहे हैं, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान भी एक तरह से अगर आप देखें तो इजराइल और यूएस अगर विक्टर्स हैं तो पाकिस्तान एज अ नेगोशिएटर भी एक विक्टर बन के सामने आ रहा है। तो मंजरी सिंह बता रही थी कि इस सिचुएशन में किसे नुकसान हो रहा है, किसे फायदा हो रहा है। और मानसी, अब हॉर्मुज की बात की जाए तो लगभग बीते 2 महीनों से वो चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। एक्सपर्ट के पास चलें उससे पहले ईरान की मौजूदा सत्ता के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर वहाँ का पावर स्ट्रक्चर अब कैसा दिखता है, आप कुछ समझा पाएंगे? तो सुमिरन, देश के सुप्रीम लीडर अब मुश्तबा खामेनेई हैं, लेकिन मार्च में जब से उन्हें सुप्रीम लीडर बनाया गया है तब से सार्वजनिक तौर पर उन्हें नहीं देखा गया है। और ईरान के एक आला अधिकारी ने कहा था कि अमेरिका के साथ जो बातचीत चल रही है वो मुश्तबा खामेनेई की गाइडेंस के तहत ही हो रही है। और अगर आप बातचीत कर रही टीम के बारे में बात करें तो ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागिर कालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची हैं, जो हाल के वक्त में मीडिया में बयान देते देखे गए हैं। माना यह जाता है कि जो कालिबाफ हैं वो ईरान की IRGC के करीब हैं और जंग के दौर में IRGC ने जो है अपनी भूमिका है वो और थोड़ी ताकतवर बना ली है। हालांकि सवाल ये जरूर है कि असल स्थिति क्या है। तो पॉडकास्ट में हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में सीनियर रिसर्च फेलो और मध्य पूर्व मामलों के जानकार फजल रहमान सिद्दीकी। फजल साहब, आपने मंजरी सिंह को सुना। उनका ये कहना है कि युद्ध विराम जितना बढ़ेगा ईरान के भीतर नेतृत्व में जो मतभेद है वो भी उतने ज्यादा सामने आएंगे। लेकिन ईरान के भीतर जो स्थिति है, उस तरफ से जो बयान देखे जा रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं, उससे क्या पता चलता है उसके मौजूदा नेतृत्व के बारे में और फैसले कौन ले रहा है इसके बारे में? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो डिफरेंसेस है ईरानी पॉलिटिकल सिस्टम में, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का डिफरेंस कोई नया नहीं है। जब से इस्लामिक रिपब्लिक बना तब से ये डिफरेंसेस हैं। ये बिल्कुल ही ब्रॉड डिवीजन है, साफ साफ IRGC कहाँ पे है और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट क्या है। इस वक्त हो क्या रहा है कि वहां पे लीडरशिप डिफरेंट है। खामेनी साहब तकरीबन पिछले 35 साल से यही काम करते थे कि मीडिएट करते थे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के बीच में और IRGC के बीच में। वो नहीं रहे। उसके बाद जो टॉप लीडरशिप थी वो लारजानी की थी, वो चले गए, लारजानी चले गए। IRGC के टॉप लीडरशिप मर जा चुकी है। तो हो ये रहा है कि जब भी क्राइसिस आती है उसमें IRGC इसको पूरा एक्सप्लॉइट कर रही है। और उसके पीछे वजह ये है कि ग्राउंड पर IRGC आज से नहीं है, तकरीबन 20-25 साल से। इराक में IRGC है, सीरिया में IRGC है, लेबनान में IRGC है, यमन में IRGC है। उनका मानना यह है कि ग्राउंड पे फाइट हम कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को पूरा क्रेडिट मिल रहा है। जब नेगोशिएशन की बात आती है तो अरागची आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, वो उनकी तैयब। तो ये डिफरेंस ये है कि क्रेडिट कौन ले जाएगा। तो IRGC को लगता है कि अगर इस तरह का कोई क्रेडिट मिल गया तो हमारी पोजीशन बहुत ही डाउन हो जाएगी। वो ऑलरेडी ग्लोबल उसमें डाउन है। बहुत सारी कंट्रीज ने उसको एक केस आगे डिग्रेड कर दिया है। तो जैसे जैसे क्राइसिस बढ़ेगी, जैसे जैसे ये लिंगरान होगा, वैसे वैसे IRGC पावरफुल होगी। उसकी वजह यह है कि ग्राउंड में तो वो है ना, उनके लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो देखिए, चाहे नेवी में देखिए, चाहे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में देखिए। तो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट हमेशा वहां पे नंबर 2 रहा है। लेकिन इस वक्त जो मीडिएटिंग एजेंसी थी वो बहुत ही डिफंक्ट है। मुश्तबा साहब के अंदर न वो करिश्मा है, न उनके अंदर वो पॉपुलैरिटी है, न उनका बेस है। तो इसको लेकर डिवीजन बहुत ही ऑब्वियस है। जो ऊपर की जो 4-5 लोग थे वो तकरीबन सभी जा चुके हैं और सब लोग 1 महीने के अंदर गए हैं। तो उससे जो डेफिसिट है जो वो बहुत ही ऑब्वियस है। उसकी वजह से IRGC, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे नेगोशिएशन हो, चाहे इंटरनल पॉलिटिक्स हो, वो पूरी की पूरी तरह डोमिनेट कर रहा है। और ये डिवीजन आपको देखा होगा, जब पहला जो नेगोशिएशन था फर्स्ट राउंड, उसमें साफ साफ जिस तरह से IRGC से करीब जो असेंबली स्पीकर है उन्होंने लीड किया था।
उन्होंने लीड किया था, तो वहां पता चल गया था कि IRGC जो है उस वक्त पॉलिटिकल जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। तो दिस इज क्वाइट रिफ्लेक्टिव व्हाट्स हैपनिंग इन ईरान नाउडेज। जी, अगर हम बात करें ईरान की, तो अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करने का कारण ईरान की तरफ से जो अब तक बताया गया है वो है कि ट्रंप की जो धमकियां हैं वो धमकियां देते रहते हैं और अमेरिका पर इसी कारण भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या इस कंफ्यूजन में कुछ भूमिका ईरान के भीतर जो मतभेद है उसको भी हम मान सकते हैं? नहीं, ये बहुत ही प्रिंसिपल रीजन है। वहां की जब तक कि IRGC से जब तक उनको गो अहेड नहीं मिलेगा, तब तक वहां का पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट कोई भी स्टेप नहीं ले सकता। उसकी वजह देखिए कि अरागजी ने जिस दिन अपने अनाउंस किया कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया और जिस तरह का क्रिटिसिज्म आया IRGC से, उसके बाद 2-3 दिन तक अरागजी का कोई ट्वीट नहीं आया। तो उससे साफ साफ जाहिर है कि IRGC कोई भी स्पेस पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं दे सकता जहां उसका इंटरेस्ट हैम्पर हो। जब मैं इंटरेस्ट की बात करता हूं तो IRGC को लगता है अगर कोई डील हो गई, उसके बाद जो नंबर आएगा वो आएगा IRGC पे, उस पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात आएगी, उसमें IRGC क्रिटिसाइज होगा, उसकी पोजीशन को कम किया जाएगा। तो ऐसा कांस्टेंट स्ट्रगल है पॉलिटिकल मॉडल में ईरान के कि IRGC इस वक्त बहुत ही टॉप पे है, ड्राइविंग सीट पे है और उसका बहुत बड़ा रोल है इस नेगोशिएशन को फॉरवर्ड न करने में। कहीं ना कहीं से वो एक ऑब्स्ट्रक्शन तो है, दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन IRGC भी बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये बातें आगे नहीं बढ़ रही है। ईरान में इस साल की शुरुआत से ही ईरान जो है वो न्यूज़ में रहा, विरोध प्रदर्शन हुए, सत्ता परिवर्तन की बात हुई, अमेरिका ने भी रेजिम चेंज की बात सबसे पहले की और उसके बाद जैसा आपने बताया सीनियर लीडरशिप को ख़त्म किया। लेकिन शायद ट्रंप जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ और जंग जल्द ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जंग जल्दी ख़त्म कर देंगे, बट ऐसा होता नहीं दिख रहा और अब वो कह रहे हैं कि वो प्रस्ताव का वेट करेंगे और उन्होंने कोई डेडलाइन भी नहीं दी अब युद्ध विराम बढ़ाई है तो। देखिए इसकी वजह यह है ना कि ट्रम्प अमेरिकन स्टेट ने जो पहला सबसे बड़ा जो ब्लेंडर कमिट किया वो किया उन्होंने खामेनी को मारने के बाद। खामेनी को मारने के बाद हुआ ये, एक नए तरह का नेशनलिज्म, नए तरह की यूनिटी वहां पर इमर्ज हुई और जिस तरह का रिजिम को बैकअप मिला, इसलिए कि उसको लगने लगा कि अब शायद हमारा नंबर, इराक के बाद हमारा नंबर है, सीरिया के बाद हमारा नंबर है, लिबनान के बाद नंबर है। तो जो अपोजिशन फोर्सेस थी वो पूरा डिस्कोर्स इस तरह से गायब हुआ वहां के पब्लिक स्फीयर से कि नहीं, अब हमें एक यूनाइटेड फ्रंट तैयार करना है और हमें रिजिम का सपोर्ट, चाहे रिजिम चाहे बुरी हो चाहे अच्छी हो, फिलहाल हमने नेशनल इंस्टीट्यूट को बचाना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि शायद जो वहां का जो सिस्टम है, ईरानियन पॉलिटिकल जो सेटअप है, वो इतना चेक एंड बैलेंस का है, वो इतना वो है, रेसिलिएंट है, शायद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को समझने में फेल हो गया। और तीसरी बात यह है कि वहां की मिलिट्री और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के पास भी बहुत ज्यादा पावर होता नहीं है। वहां का सब कुछ जो होता है वो IRGC होता है। तो IRGC जितनी ही इम्पोर्टेंट होगा, जितनी स्ट्रेंथन होगा, वहां पे वार और लंबा चलेगा। एक बात और बताता चलूं आपको कि अभी देखिए पेजेश्कियान साहब लगता नहीं कि वहां की कोई पॉलिटिकल एंटिटी है। हमें आपको नहीं पता था, अगर ये वार न होता तो शायद पता ही होता कि प्रेसिडेंट भी हैं। अरागजी साहब कहाँ थे, लेकिन ये जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का जो इमरजेंस हुआ है वो शायद IRGC के लिए खटक रहा है, इसलिए वो नहीं चाहते कि ये वॉर मतलब बहुत जल्दी खत्म हो जाए, सेटलमेंट हो जाए। और एक बात लास्ट बात कहता चलूं कि इतना डीप इकोनॉमिक इंटरेस्ट है IRGC का इस पूरे क्योस में कि वो भी उनके लिए काफी इंस्ट्रूमेंटल है कि इस तरह का एक स्टेटस को स्टेलमेंट बना रहे। फजूर जी हमारे साथ बने रहिएगा। मानसी, एक खबर और ईरान की तरफ से आ रही है, वो ये कि ईरान की संसद के उपाध्यक्ष हमीद रेजा हाजी बाबे ने दावा किया है कि हॉर्मुज की खाड़ी का इस्तेमाल करने वाले जहाज़ों पर लगाए टोल की पहली रकम उन्हें मिली है और ये रकम सेंट्रल बैंक में जमा कर दी गई है। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार बाबी ने ये नहीं बताया कि पैसा कैसे लिया गया, किस जहाज ने, किस देश ने ये पैसा दिया और उनके दावे की BBC स्वतंत्र रूप से पुष्टि भी नहीं करता। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने ये बताया है कि भारत के 10 जहाज होर्मुज से सुरक्षित निकल चुके हैं। We have 10 Indian ships which have 10 भारतीय जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित निकल चुके हैं। 14 भारतीय जहाज अभी भी पर्शियन गल्फ में ही है। just still in the Persian Gulf.
फजल साहब ये समझना चाहेंगे कि ये जो ईरान का दावा है ये कितना गंभीर दिखता है क्योंकि कुछ वक्त पहले ईरान ने अपने मित्र देशों के लिए होर्मुज खाड़ी से जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी थी और उसके बाद जब टोल वसूलने की बात सामने आई थी, चर्चा हुई थी इस पर 2 हफ्ते पहले लगभग, तो ईरानी दूतावास ने उन खबरों का खंडन भी किया था और कहा था कि ऐसा नहीं है। देखिए ये इतना क्योटिक सिचुएशन है जिसको कहते हैं ना कि आपदा में अवसर, तो इसका ये पूरा रिफ्लेक्शन है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो पूरा कंट्रोल इस वक्त है वो जो है आईआरजीसी की नेवी के पास है। तो फिर मैं ये कहूंगा कि आईआरजीसी नेवी जो है उसके लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वहां की किस तरह से इसको एक इकोनॉमिक डिविडेंड की शेप में कैसे बदले। तो पहली बार ऐसा हो रहा है। ये पहली बार इसलिए हो रहा है कि हमने देखा कि स्विस कैनाल अपने पैसे चार्ज करता है, पनामा पैसे चार्ज करता है क्योंकि वो मैन मेड कैनाल है। लेकिन ये नेचुरल वाटरवे में फर्स्ट टाइम इस तरह की पूरी हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि ईरान ने ये टैक्स लगा रहे हैं। उसकी वजह यह कि एक तो कैटिक सिचुएशन है, आईआरजीसी को लगता है कि पैसा कमाने का हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है, और तीसरी बात ये कि उनके पास एक्सक्यूज ये है कि हम अभी बहुत ज्यादा सेंसिटिव, हमारे पास जो अमेरिका हमको घेरे हुए है, हम एक अपने टैंकर को एक शिप को हम चेक करेंगे कि वो एंटी ईरान है या प्रो ईरान है। तो वहां जो पूरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट आईआरजीसी का है, और उसमें ये बताता चलूं कि इस पूरे उसमें न पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल है न वहां की मिलिट्री का कंट्रोल है। तो आईआरजीसी उसको कंट्रोल करके उसका पूरा फायदा उठा रही है, और इसलिए और उसको कोई वो भी नहीं है कि ये चीजें कब तक चलेंगी, ये कब तक रहेंगी, और इसका कोई लीगल मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन एक बात और बताता चलूं मैं आपको कि ट्रंप ने खुद ही कहा था कि कितना ही अच्छा होता कि हम दोनों मिलके इससे जो टैक्स होगा हम बांटते। तो रास्ता अगर दिखाया जाए तो कहीं ना कहीं से हिंट जो मिला वो उनको शायद अमेरिका से मिला, और उस चीजों को पूरा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सिचुएशन को, उसको पूरा कैपिटलाइज कर रहे हैं, और उनको लगता है कि इस तरह की सिचुएशन बहुत ही इतनी स्टेलमेट है, इतनी अंडर सीज है, और लोगों के लिए इतनी मजबूरियां हैं कि किसी न किसी टैंकर पास करना है। और वो शायद टैंकर की जो बात कर रही है वो शायद ग्रीक टैंकर था, वो कुवैती आयल था, और वो जा रहा था जापान, जो अरब मीडिया में जो खबरें आ रही हैं। तो वहां भी मैं कहता हूं कि आईआरजीसी के कंट्रोल का, आईआरजीसी की मनी मेकिंग का, आईआरजीसी अपने आप में एक अलग वहां की एंटिटी है, ये उसका पूरा गेम प्लान है, उसके अपने पूरी एक ब्लूप्रिंट है जिससे वो लगातार पैसा कमाते रहेंगे चीजें अगर नहीं हुई। और वो दे आर डूइंग कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईरानियन पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट या पार्लियामेंट। तो इस वक्त पूरी ड्राइविंग सीट में आईआरजीसी है, उसका रिफ्लेक्शन। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया फजलुर रहमान सिद्दीकी साहब हमारे साथ पॉडकास्ट में लाइव शामिल होने का। अब जियो टीवी और जियो टीवी प्लस पर बीबीसी न्यूज हिंदी मिलेगा पूरे दिन। वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। ऑडियंस को क्या-क्या मिलेगा? वेल, वो सब कुछ जो आपके पास घटता है लेकिन शोर में समझ नहीं आता है, बीबीसी पर वो सब मिलेगा। पूरी जानकारी लेकिन नए नजरिए के साथ, साथ ही खबरों की पड़ताल और पूरा विश्लेषण, जैसे कि बीबीसी दुनिया, जिसमें मिलेगी दुनिया भर की हर बड़ी खबर, और खबर के पीछे की खबर वो भी वेरीफाइड। इसके अलावा देश और दुनिया से ग्राउंड रिपोर्ट भी बीबीसी पहुंचता है वहां जहां होती हैं घटनाएं, और उन लोगों तक भी जिन पर इन घटनाओं का असर पड़ता है। और आप तक लाने से पहले टटोला जाता है हर दावा और हर वादा। साथ ही बीबीसी इंटरव्यू, विवेचना, जेनजी के मुद्दे, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल, पर्सनल फाइनेंस और स्पोर्ट्स, यानी सबके लिए कुछ ना कुछ। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये पहल आपको पसंद आएगी। वेरीफाइड और विश्वसनीय खबरों के लिए अब तक आप बीबीसी न्यूज हिंदी की वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करते थे, लेकिन अब आप इनके साथ ही अपने मनपसंद बीबीसी हिंदी न्यूज को जियो टीवी मोबाइल ऐप और जियो टीवी प्लस पर भी देख सकते हैं। और पॉडकास्ट में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की, जहां आज वोटिंग हुई। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए जो वोटिंग है मानसी, वो 2 चरण में हो रही है। आज पहले चरण का मतदान था और दूसरे चरण के लिए वोटिंग 29 अप्रैल को है। बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग हुई, वहीं तमिलनाडु में एक ही चरण में मतदान हुआ और यहाँ की सभी 234 सीटों पर आज ही वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक बंगाल में
78.77% और तमिलनाडु में 70% मतदान हुआ। अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पहला चरण पॉलिटिकली बहुत अहम माना जा रहा है सिमरन यहाँ, क्योंकि इसमें नॉर्थ की सभी 54 सीटें आती हैं। 2019 की लोकसभा में ये इलाका बीजेपी की मजबूती का कारण बना था और 2021 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी टीएमसी को बड़ी चुनौती दे रही थी। तो पॉडकास्ट में हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव, जो कोलकाता में ही मौजूद हैं। तो संजीव जी, ये जो हाई वोटर टर्नआउट देख रहे हैं हम तमिलनाडु में, बंगाल में, ये किस बात की तरफ आपको इशारा दिखता है? देखिए, मैं बंगाल के बारे में ज़्यादा पुख्ता ढंग से बात कर पाऊंगा, क्योंकि मैं पिछले 4-5 दिन से यहाँ हूँ और आज जिस इलाके में वोटिंग हुई है, सिलीगुड़ी के इर्द गिर्द, नॉर्थ बंगाल में, मुर्शिदाबाद, मालदा, ये पिछले 4 दिन हम लोग वहीं थे और कल रात ही कलकत्ता पहुंचे हैं। तो ये काफी बड़ा आंकड़ा है। 90% के ऊपर जो वोटिंग जा रही है। जो ताज़ा आंकड़े भी भूपेंद्र यादव जो यहाँ के इंचार्ज थे बीजेपी के, वो हमारे साथ थे और उस दोपहर में ममता बनर्जी की एक रैली में गए थे, उनके लोगों से भी मुलाकात हुई थी। तो ये जो 92% प्लस आंकड़ा जा रहा है, ये एक सबको चौंका देने वाला है। देखिए, 80% प्लस बंगाल में पिछली बार भी हुआ था, लेकिन 90% प्लस होना, ये शायद कुछ इलाकों में डेफिनेटली, जहां आज वोटिंग हुई है, उत्तर बंगाल में वैसे भी थोड़ा बीजेपी लास्ट 2021 में भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, ज्यादा सीट जीते थे, 54 में से शायद 28 उनकी थी। इस बार वो आंकड़ा बढ़ सकता है। तो चुनाव खासा दिलचस्प है। और फिर मुर्शिदाबाद, मालदा वो एरिया है जहाँ एसआईआर में सबसे ज्यादा वोट्स कटे हैं। तो अब इसका ऊंट किस तरफ करवट लेगा, कैसे बैठेगा, बहुत विश्लेषण हो रहे हैं तरह तरह के, बट बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव और बहुत कांटे का मुकाबला। जी बिल्कुल। जो सेकंड फेज होगा 29 को, वो और भी क्रूशल है, क्योंकि वहां पे बीजेपी कमजोर थी। तो अब देखिए 29 की तरफ सबकी नजरें हैं। जी, आप बंगाल में कई इलाकों का दौरा कर चुके हैं और जिन सीटों पर आज वोटिंग हुई और जिन लोगों से आपने बात की, तो किस तरह के मुद्दे सामने आए, मुद्दे जो लोगों के दिल के करीब रहे इस इलेक्शन में? देखिए, नॉर्थ बंगाल जो सिलीगुड़ी और उसके आसपास का इलाका है, वहाँ पे थोड़ा हमको एंटी टीएमसी माहौल दिखा। लोग बदलाव चाह रहे थे। फिर वो कारोबारी एरियाज हैं, कारोबारी लोग वैसे भी ट्रेडिशनली हम जानते हैं थोड़े बीजेपी के पक्षधर होते हैं। फिर जब आप सेंट्रल बंगाल मतलब मुर्शिदाबाद और मालदा की तरफ आएंगे, तो ये परंपरागत बीजेपी के वोटर नहीं है और एसआईआर में वोट सबसे ज्यादा मालदा और मुर्शिदाबाद में कटे हैं। लेकिन फिर भी वहाँ बीजेपी उतने तगड़े ढंग से रेस में नहीं दिख रही। वहाँ जो सरप्राइजिंग फैक्टर है, पिछली बार खाता भी नहीं खुला था मार्क्सिस्ट का और कांग्रेस का, अब की बार डेफिनेटली खाते खुलेंगे और वहाँ उनमें से कई सीट्स पे जो मुकाबला है वो टीएमसी वर्सेस लेफ्ट है या टीएमसी वर्सेस कांग्रेस है। कांग्रेस की परफॉर्मेंस इस बार ऐसा नहीं है कि अप्रत्याशित संख्या आ जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत सरप्राइज छोटा मोटा वो देंगे इन इलाकों में। सो इंटरेस्टिंग इलेक्शन है। और फिर कैलकाटा प्रेसिडेंसी और ट्राइबल एरियाज है, वहाँ 29 को वोट पड़ेगा। तो बहुत ये कह पाना कि कौन जीतेगा कौन आगे, इस बार थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जी, जैसे आपने कहा इंटरेस्टिंग है, तो बीजेपी टीएमसी दोनों की अपनी अपनी चुनौतियां हैं। एक को बने रहना है, दूसरे को पैर जमाने हैं। तो पहले चरण को अगर देखें तो दोनों के लिए क्या कुछ है जो दांव पर है? देखिए, ऑब्वियसली दोनों तरफ की ये करो या मरो आर पार की लड़ाई है। बीजेपी तो खैर 1950 से बंगाल जीतना चाहती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्टेट है जो उनके आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड है, भाई आरएसएस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बीजेपी कहीं ये जनसंघ बनाई थी। तो 1950 से वो संघर्ष में, पिछली बार भी 200 का नारा दे रहे थे और 65-70 के बीच कहीं सिमटी थी बीजेपी। तो वो ये मतलब दिल्ली दूर है वाला एक्चुअली कलकत्ता दूर है, उन पे बहुत ज्यादा लागू होता है। तो इस बार भी अगर वो ये किला नहीं फतेह कर पाए, अच्छी तरह से सेंग नहीं लगा पाए, तो बोले कुछ भी, लेकिन डेफिनेटली उनका मनोबल टूटेगा। और टीएमसी 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है, 15 साल से सरकार में है। उसके पास उस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं है जैसा बीजेपी के पास है। तो टीएमसी एक बार सत्ता से गई तो फिर जैसे अब लेफ्ट वालों का आना बहुत मुश्किल है, टीएमसी के लिए भी भारी पड़ जाएगा। तो दोनों तरफ ये अस्तित्व की लड़ाई चल रही है बंगाल के संदर्भ में। बीजेपी ठीक है, नेशनल पार्टी है, पर टीएमसी के लिए भी अस्तित्व की लड़ाई है। वो यहाँ पे किसी भी तरह का जोखिम
स्वीकार नहीं कर सकते और एंटी इनकम्बेंसी होती है। 3 टर्म्स की एंटी इनकम्बेंसी होती है। अब वो इतनी है क्या कि बदलाव हो जाए, जैसे ममता 2 दिन से क्या नारा दे रही है, बदलाव नहीं बदला चाहिए मतलब जो SIR में वोट कटे हैं इन सब के खिलाफ नया नारा दिया है ममता ने। आज भी दोपहर हमने 2 घंटे पहले उनकी जनसभा सुनी थी, तो उसमें भी वो बदलाव नहीं बदले की बात कर रही है और बंगाली अस्मिता की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पे तो TMC के पास ज्यादा बोलने को है नहीं। बीजेपी का ध्रुवीकरण की राजनीति है पुरानी, प्लस बंगाल में चेंज और विकास की बात कर रहे हैं कि सरकार बदले तो अच्छी गवर्नेंस होगी। तो दोनों के लिए मुद्दे दोनों के पास हैं और दोनों बहुत कड़ी संघर्ष में फंसे हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी। अब वक्त आ गया है कि पॉडकास्ट में आपसे विदा लें। आज पॉडकास्ट में बस इतना ही। आपसे अगली मुलाकात कल होगी, यानी शुक्रवार को। तब तक BBC हिंदी की वेबसाइट के साथ आप फेसबुक, X, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज स्टूडियो में पॉडकास्ट का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। मुझे यानी सुमिरन और मानसी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।